हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जूल के नियम। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को ऊष्मा के बारे में बताया था, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसी हीट थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड ये टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अपने डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन शायद हमें इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो मैं आज आपको जूल के नियम के आधार पर बताऊंगा कि इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, मैं तो चलते हैं हम जूल के नियम में, लॉ ऑफ जूल्स। ठीक, मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ स्टूडेंट इसके नियम की व्युत्पत्ति से। सन 1841 की बात है। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनके नाम पर यह नियम प्रतिपादित किया गया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1841 में इन्होंने कई चालक तार, अलग अलग प्रतिरोध के चालक तार में समान प्रबलता की धारा, असमान प्रबलता की धारा, नियत समय तक, अनियत समय तक प्रवाहित किया। प्रवाहित करने के पश्चात अध्ययन में, अपनी स्टडी में, अपने रिसर्च में यह पाया कि जैसे ये धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात करंट अप्लाई करते हैं, तो करंट अप्लाई करने के कुछ समय पश्चात उस कंडक्टर वायर से, उस कंडक्टर सब्सटेंस से कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कुछ हीट टेम्परेचर इमिट होता है। और इस उत्सर्जन की घटना से प्रेरित होकर उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया, जिन्हें हम जूल का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको जूल के तीनों नियम के बारे में बता रहा हूँ। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट्स बनाकर इसको फिर से याद करने की कोशिश या समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको जूल के प्रथम नियम में। स्टूडेंट्स, मैं लिखकर बोर्ड पर भी बताऊंगा, पहले ऑरल में बता देता हूँ। जूल का प्रथम नियम में जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ये कहा है कि जब एक ही चालक तार में भिन्न भिन्न प्रबलता की धाराएं, भिन्न भिन्न प्रबलता मतलब 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग क्षमता वाली धारा एक ही कंडक्टर वायर में, एक ही चालक तार में एक नियत समय तक प्रवाहित करते हैं। नियत समय बोले तो 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए जब हम प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार से, उस कंडक्टर वायर से कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है और यह जो उत्सर्जित ऊष्मा है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर हमारा चालक में प्रवाहित धारा I है और उत्पन्न ऊष्मा H है, तो आप बता सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम जूल ने बताया कि जब एक ही प्रबलता की धारा, अब देखिएगा धारा यहाँ पर सेम हो गया है ना, पहले वाले नियम में धारा भिन्न भिन्न था, कंडक्टर वायर समान था, एक ही प्रतिरोध का था और समय भी निश्चित थी। ठीक है, तो अब दूसरे नियम में इन्होंने जिक्र किया है कि जब एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध वाले चालक तार में, भिन्न भिन्न प्रतिरोध वाले चालक तार मतलब 2 या 2 से अधिक चालक तार लेंगे, उसमें किसी एक चालक तार में 2 एम्पियर की धारा, दूसरे में 5 एम्पियर की धारा, तीसरे में 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। कितने समय तक? एक नियत समय तक। अगर मान लें 5 मिनट तक प्रवाहित करें या 10 मिनट तक प्रवाहित करें या 15 मिनट तक प्रवाहित करें, तब जब एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध वाले चालक तार में एक नियत समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उस प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 चालक तार हैं, ठीक है, A, B और C, एक में 2 एम्पियर का, एक में 5 एम्पियर का, एक में 7 एम्पियर की धारा, एक में 2 ओम, एक में 5 ओम और एक का
7 ओम का प्रतिरोध है, अर्थात इनकी चालक प्रतिरोध क्षमता 2 ओम, 5 ओम और 7 ओम है। तो ऐसी स्थिति में अगर इन सब में 5 मिनट के लिए कॉमन समय 5 मिनट तक धारा प्रवाहित करें, एक ही प्रबलता की धारा I, मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H है वो प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान कम होगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने दूसरे नियम की व्याख्या की कि जब एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न प्रतिरोध वाले चालक तार में प्रवाहित करते हैं एक नियत समय तक, तो उत्पन्न ऊष्मा उस प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा और अंतिम जूल के जो नियम उन्होंने व्याख्या किया है वो कहा कि इस नियम के अनुसार जब एक ही प्रबलता की धारा किसी एक समान प्रतिरोध वाले चालक तार में, अब यहां देखिए धारा की प्रबलता भी सेम हो गई, चालक तार भी सेम हो गया जिसमें समान प्रतिरोध होगा, या तो 2 ओम का होगा या 5 ओम का होगा या 10 ओम का, जो भी होगा चालक तार में पूरे जगह प्रतिरोध का मान समान होगा। ठीक है, तो जब या एक ही प्रबलता की धारा या समान प्रबलता की धारा समान प्रतिरोध वाले चालक तार में भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित किया जाए। दोस्तों तीसरे नियम में समय का मान अलग अलग हो गया। ठीक है, भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित किया जाए तो ऐसी स्थिति में चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 वायर है ए बी सी, तीनों में 2 ओम 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध है, या इनकी क्षमता जो है वो 2 ओम की है। इसमें 2 एम्पियर की धारा तीनों में प्रवाहित हो रही है। समय का मान बदल जा रहा है, पहले वाले में 5 मिनट, दूसरे वाले में 10 मिनट और तीसरे वाले में 15 मिनट समय, सेकेंड। अगर सेकेंड में लेना चाहें तो सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट में लेना चाहें तो मिनट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट तक धारा प्रवाहित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पन्न ऊष्मा H है वो समय T के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जूल के 3 नियम हैं जिनकी व्याख्या जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से या अपने इस नियम के माध्यम से दिया है 1841 में। ठीक है, जूल का प्रथम नियम कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी चालक में भिन्न भिन्न प्रबलता की धाराएं एक नियत समय तक प्रवाहित करें तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें बहने वाली धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती I का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये प्रथम नियम है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं जूल के द्वितीय नियम में। द्वितीय नियम है कि यदि एक ही प्रबलता की धारा एक नियत समय तक भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के चालकों में प्रवाहित करें तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा H चालक के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती R। ठीक है, चाहे तो इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब आते हैं तृतीय नियम में जूल के। तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करें तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा H समय T के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुक्रमानुपाती T। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जूल के नियम की पुष्टि या जूल के नियम को हल करके बताते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था H प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, सेकेंड है H प्रोपोर्शनल टू R,
और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है H प्रोपोर्शनल टू T। ये 3 इक्वेशन है, इन सब में H कॉमन है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, वी राइट टू H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इस प्रोपोर्शनल टू मार्क को अगर हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं और वो कांस्टेंट है k इंटू आई स्क्वायर आर टी। ये जो k है स्टूडेंट, इसका वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे CGS सिस्टम के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, SI सिस्टम के लिए इसका वैल्यू अलग होगा, MKS सिस्टम के लिए इसका वैल्यू अलग होगा। उसी प्रकार FPS के लिए भी k का वैल्यू अलग होगा। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न सिस्टम में k की वैल्यू भिन्न भिन्न होगी। SI सिस्टम में अगर हम k इक्वल टू 1 मान लें, k इक्वल टू 1 इन SI सिस्टम, ठीक है, तो इस k को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। तो ये जो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 4, ये जूल का समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इसका मात्रक जूल होगा, है ना। अगर मान लीजिए इसके मात्रक जूल को हमको कैलोरी में बदलना हो, तो कैलोरी में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको इस छोटे से डब्बे में बता दे रहा हूं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में 4.2 से भाग दे दीजिए, तो ये जूल जो है वो कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, भाग देने पर ऊपर में 1 है, H इक्वल टू 0.238 आई स्क्वायर आर इंटू टी आएगा और इसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये भी जूल के नियम के अकॉर्डिंग है, ये भी जूल के नियम के अकॉर्डिंग है ना। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आपको जो उपयोग की बात बताने के लिए बोला कि जूल के नियम का उपयोग मैं बताऊंगा, या इसमें जो वायर प्रयोग किया जाता है जूल कैलोरी मापी में, उस वायर का क्या उपयोग है, तो मैं जूल कैलोरी मापी का टॉपिक जब आपके समक्ष रखूंगा तो उस टॉपिक में उसके उपयोग को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगला टॉपिक जूल कैलोरी मापी में।